हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। यह वीडियो खास करके महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोग को हर सब्जेक्ट का सिर्फ 100 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ 100 क्वेश्चन दूंगा और सिर्फ 100 क्वेश्चन के अंडर में ही आप लोग का जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वह फंस जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कम से कम इस वीडियो पर आज 50 व्यूज हो जाएगा, उसके बाद ही अगला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन मैंने लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कहीं बाहर जो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती करता है? ठीक है, कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करता है? तो चाइना है। चीन जो है वह 3.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करता है, संरक्षित खेती करता है। ठीक है, अगला है, भारत में ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जो हमारा भारत देश है यहाँ पर ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1990 ईस्वी में भारत में ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, संरक्षित संरचना पौधे को किससे बचाती है? ठीक है, जो संरक्षित संरचना होती है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होती है, वह पौधे को किससे बचाती है? तो वह पौधे को बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस दोनों से बचाती है। तो यदि आप लोगों को एमसीक्यू दे देगा ना, वहाँ पे ऑप्शन देगा कि संरक्षित संरचना है जो है पौधे को बचाती है, तो दे देगा अबायोटिक, फिर दे देगा बायोटिक, फिर एक ऑप्शन देगा बायोटिक और अबायोटिक, और एक देगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो उसमें से आप लोग को बायोटिक और अबायोटिक दोनों स्टेज में टिक करना है। ठीक है, तो संरक्षित संरचना जो होती है वह पौधे को बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस दोनों से बचाती है। बायोटिक स्ट्रेस मतलब क्या होता है? जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, यह सब क्या हो गया? बायोटिक हो गया। अबायोटिक क्या हो गया? अबायोटिक में जैसे सूखा, ठंडा, बाढ़, ये सब क्या हो गया? ये सब एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो हम जो कहना चाहते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस आवरण सामग्री के रूप में पॉलीथीन का पहला प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, पूछ रहा है कि जब ग्रीन हाउस आवरण सामग्री जो है, ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल के रूप में पॉलीथीन का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो सन 1948 ईस्वी में पॉलीथीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सन 1948 ईस्वी में पहली बार पॉलीथीन का प्रयोग ग्रीन हाउस आवरण सामग्री के रूप में किया गया था। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0345% है, या इसको 0.03% भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यदि 0.03 रहेगा तो भी आप लोग उसी पे टिक करके आएंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर होता है, जैसे हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पढ़ा, इसमें क्या किया जाता है? पौधे को प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे? बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से। लेकिन जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या किया जाता है? तो इसमें पौधे से जो हमारे प्राप्त प्रोडक्ट होते हैं, कृषि से प्राप्त उत्पाद होते हैं, उसका प्रसंस्करण किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। अचार, मुरब्बा, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उसको बनाए जाते हैं, मतलब प्रोसेसिंग किया जाता है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा और जो भी क्वेश्चन न समझे आप लोग बता दीजिएगा। अगला वीडियो जो आएगा इसी सब्जेक्ट का, उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा। तो एक वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रहेगा और आप लोग का यह 25 क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो पे यदि 50 व्यूज जाएगा आज तो आप लोग को दूसरा वीडियो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस क्या है, मतलब जो हमारा ग्रीन हाउस होता है वह क्या होता है? तो ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक संरक्षित संरचना है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक संरक्षित संरचना होता है। ग्रीन हाउस के अंदर हम पौधे को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉली हाउस क्या है? तो पॉली हाउस पॉलीथीन से ढकी हुई एक संरचना है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस एक संरक्षित संरचना है। पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस पॉलीथीन से ढकी एक संरचना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ईएमसी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ईएमसी का पूरा नाम क्या होता है? इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट भी देता है कभी कभी। ठीक है, तो ईएमसी का पूरा नाम इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग किस लिए किया जाता है? जो प्लास्टिक का टनल होता है, आप लोग देखोगे प्लास्टिक का टनल, तो वह जो टनल होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नर्सरी को लगाने के लिए प्लास्टिक टनल का उपयोग किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, शेड हाउस विशेष रूप से उपयोगी होता है। जो शेड हाउस होता है वह विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? तो शेड हाउस होता है वो विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है, जो ड्राई एरिया होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगला इसी क्वेश्चन में है, मतलब मैंने अगला क्वेश्चन लेकिन इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। ग्रीन हाउस विशेष रूप से उपयोगी होता है। जो ग्रीन हाउस होता है वह विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? तो ठंडे क्षेत्रों के लिए होता है। पौधे को गर्मी देने के लिए क्या किया जाता है, मतलब पौधे को कृत्रिम वातावरण के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, वैसे ग्रीन हाउस का विशेष रूप से उपयोग ठंडे क्षेत्र में किया जाता है। और जो शेड हाउस होता है उसका प्रयोग विशेष रूप से शुष्क क्षेत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे सस्ता कवरिंग मटेरियल कौन सा है? ठीक है, कौन सा कवरिंग मटेरियल जो कि सबसे सस्ता है? तो पॉलीथीन। सबसे महंगा कौन सा है? तो सबसे महंगा जो है वह ग्लास का होता है। ठीक है, सबसे सस्ती कवरिंग मटेरियल कौन सा है? तो पॉलीथीन है। पॉलीथीन जो है सबसे सस्ता कवरिंग मटेरियल होता है। अगला है लाठ घर उपयोगी होता है। जो लाठ घर होता है वह किस मौसम के लिए उपयोगी होता है? तो सॉरी, किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है? तो वो जो बहुत गर्म क्षेत्र होता है उसके लिए लाठ घर जो होता है वह बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? जो हम पॉली हाउस बना रहे हैं उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? तो आप लोग को ऑप्शन दे देगा पूर्व पश्चिम, ठीक है, उसके बाद उत्तर दक्षिण दे देगा, ठीक है, पूर्व उत्तर दे देगा। इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तो उसमें से आप लोग को एक यह ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग को इस ऑप्शन पे टिक करके आना है कि पॉली हाउस की जो दिशा होगी वह उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी। ठीक है, किधर से किधर होगी? उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी। अगला है, संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली, मतलब जब हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस सिंचाई की प्रणाली का यूज किया जाता है? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, ड्रिप सिंचाई सिस्टम का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? संरक्षित खेती के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक किस सिंचाई का यूज किया जाता है? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, पतली परत को सुखाने में किस ड्रायर का यूज किया जाता है? ठीक है, जब हम लोग अनाज को सुखाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अनाज जब कम होता है या ज़्यादा भी होता है तो भी उसको पतली परत में सुखाते हैं। तो जब हम पतली परत में सुखाते हैं उसके लिए किस ड्रायर का यूज किया जाता है? तो उसके लिए फ्लैट बेड ड्रायर का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, फ्लैट बेड ड्रायर का यूज किस लिए किया जाता है? अनाज की पतली परत को सुखाने के लिए। पतली परत सुखाने में अनाज की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए? देखिए, अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जब हम अनाज की पतली परत को सुखाते हैं तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी गहराई 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अनाज की पतली परत को सुखाने के लिए तो फ्लैट बेड ड्रायर का यूज किया जाता है, लेकिन वह जो परत होती है, वह जो लेयर होती है, वह कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए? तो 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। आगे है, गहरी क्यारी या डीप बेड ड्राइंग सुखाने में शामिल होता है। ठीक है, जो डीप बेड ड्राइंग होता है उसको सुखाने के में कौन सा शामिल होता है? कौन सा ड्रायर शामिल होता है? तो बैच ड्रायर। बैच ड्रायर जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा 250 सेंटीमीटर गहराई तक के, मतलब इतने मोटे अनाज तक को सुखा सकता है, अनाज की लेयर तक को सुखा सकता है। कौन? बैच ड्रायर। अभी आगे भी एक क्वेश्चन इसका पड़ेगा तो मैं यही बता दिया। तो गहरी क्यारी या डीप बेड ड्राइंग सुखाने में किस शामिल होता है? कौन सा? बैच ड्रायर शामिल होता है। ठीक है, आगे है, इसी में डीप बेड ड्राइंग में दाने की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जो डीप बेड ड्रायर होता है उसमें कम से कम 20 सेंटीमीटर अनाज का जो लेयर है वह होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्लैट बेड ड्रायर था उसमें 20 सेंटीमीटर से अनाज का जो लेयर है वह कम होना चाहिए था। लेकिन जो डीप बेड ड्रायर है इसमें अनाज की जो परत होती है, जो लेयर होती है, वह 20 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एयर ड्राइंग में अनुशंसित समान हवा का तापमान होता है। ठीक है, जब हम लोग हवा के द्वारा अनाज को सुखाते हैं, एयर ड्राइंग करते हैं, तो उसमें रिकमेंडेड नॉर्मल जो एयर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, मतलब अनुशंसित जो पहले से माना गया है वह सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? जब हम लोग हवा से सुखा रहे हैं अनाज को तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो एयर ड्राइंग में अनुशासित सामान्य हवा का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम गहराई लगभग होती है। ठीक है, जब हम लोग बैच प्रकार के ड्रायर का यूज करते हैं तो उसमें अधिकतम गहराई अनाज की कितनी होनी चाहिए? तो 250 सेंटीमीटर अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, LSU का पूरा नाम बताइए, एग्जाम पूछ लेता है। तो ये LSU ये भी एक ड्रायर है,
एग्जाम में दे देगा ये LSU ड्रायर जो है इसका क्या लाभ है। तो ये जो होता है यह बहुत ही कम समय में अनाज को सुखा देता है और बहुत ही अधिक मात्रा में अनाज को बहुत कम समय में सुखाता है। यह कम से कम अनाज के लिए उपयोगी नहीं होता, ठीक है। इसके लिए अधिक अनाज सुखाने, इसमें अधिक अनाज को सुखाने के लिए यूज किया जाता है इसको। इसका पूरा नाम होता है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले इस जो ड्रायर है इसको बनाया गया था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम LSU ड्रायर पड़ गया, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी पड़ गया। याद रखिएगा, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका लाभ है यह कम समय में अनाज को सुखा देता है, अधिक मात्रा में इसकी सुखाने की क्षमता जो होती है वह बहुत अधिक होती है, और जो इसमें यदि हम लोग कम अनाज को सुखाएंगे तो उससे अधिक नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यह LSU ड्रायर के बारे में था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। LSU ड्रायर के लिए रिकमेंडेड एयर फ्लो कितना है, ठीक है, एयर फ्लो रेट कितना है, या LSU ड्रायर के लिए अनुशंसित वायु प्रवाह दर कितनी है। तो 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन, ठीक है, 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन है, ठीक है। कितना है, 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन जो है वह रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट है, ठीक है, किसके लिए, LSU ड्रायर के लिए। आगे है धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है। जब हम धान की कटाई कर रहे हैं उस समय नमी कितनी होनी चाहिए धान के पौधे में, तो 20 से 22%। और यदि गेहूं का भी पूछ लेता है, ठीक है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री कितनी होती है, 20 से 22%, और गेहूं के लिए 16 से 18% होता है, ठीक है। आगे है गेहूं का घनत्व होता है। तो गेहूं का घनत्व कितना होता है, तो गेहूं का घनत्व होता है 998 से लेकर 1238 घन किलोग्राम तक, ठीक है, किलोग्राम तक, ठीक है। 998 से 1238 घन किलोग्राम तक अनाज का घनत्व होता है। आगे देखते हैं, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान, जो गेहूं होता है इसके लिए विश्राम कोण जो होता है उसका मान कितना होता है, तो 23 से 28 डिग्री, 23 से 28 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 23 से 28 डिग्री होता है गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है हवा की तापीय चालकता है। हवा जो है इसकी तापीय चालकता कितनी होती है, तो हवा की तापीय चालकता 0.02 किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति घंटा सेंटीग्रेड होती है, ठीक है, 0.02 किलो कैलोरी मिनट घंटा प्रति सेंटीग्रेड, ठीक है, हवा की तापीय चालकता है। आगे प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना क्या कहलाता है, जब प्रारंभिक प्रक्रिया होती है उसमें कुछ बड़े कण को हटा दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलाता है, तो उस प्रोसेस को स्कैल्पिंग बोलाता है। क्या बोलाता है, स्कैल्पिंग बोला जाता है। अगला है अनाज की फसल का सुरक्षित नमी स्तर होता है। अनाज की जो फसल होती है उसको सुरक्षित नमी स्तर होता है भंडारण के लिए, यहाँ पे भंडारण रहेगा। अनाज की फसल को भंडारित करने के लिए सुरक्षित नमी स्तर होता है, याद रखिएगा, भंडारण के लिए, अनाज की फसल को भंडारित करने के लिए सुरक्षित नमी का स्तर होता है तो 8 से 9% से कम, ठीक है। जब भी हम अनाज को संरक्षित भंडारित कर रहे हैं उस समय उसका जो नमी है वह 8 से 9% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग को बताया, और हमें उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। और यदि आप लोगों को ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कम से कम 50 व्यूज, आज मैं बोल रहा हूँ कम से कम 50 व्यूज यदि आज आ जाएगा तो अगला वीडियो आएगा। और मैं आप लोगों को पूरा दावे के साथ बोलता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ 100 क्वेश्चन दूंगा, 100 क्वेश्चन से भी कम रहेगा, और इसी 100 क्वेश्चन के अंदर से ही आप लोगों का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और यदि किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो वह भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है, उसका सॉल्यूशन आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद।